कम ना करें तो क्या करें? लॉन्ग टर्म के लिए आपने सोचा 10-12 साल अगर आपके पास अभी टाइम है और पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहे हैं, फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है तो क्या करें? यदि आपका, मैं हमेशा बोलता हूं, डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में आपका फंड नहीं है, अगर स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप में नहीं है तो आपको स्विच करना चाहिए। कभी कभी आप ईएलएसएस में पैसा लगाते हैं लंबे समय के लिए, 8-10 साल हो गया है, तो उस ईएलएसएस टैक्स वाले 80C वाले फंड को भी स्मॉल कैप, मल्टी कैप में करना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको स्टार एसआईपी में 52 कैटेगरी यहाँ पे दिखाता हूँ। इस कैटेगरी में आपको कौन सा फंड आपका होना चाहिए, तो यहाँ पे सिंपली है, पहला तो है स्मॉल कैप 6 नंबर पे, उसके बाद मिड कैप है और मल्टी कैप है और फ्लेक्सी कैप है। नॉर्मली इस 4 कैटेगरी में आपका पैसा है तो लंबे समय में, लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन यहाँ पे 52 कैटेगरी है, पता चलता है दूसरे कैटेगरी में आपका पैसा है और आप देख रहे हैं कि फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो 4 कैटेगरी जो मैंने बताया है, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप, इसमें धीरे धीरे करके आप स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अगर चेक करना है कि कौन सा कैटेगरी में आपका पैसा है तो starsip.in में जाइए और उसके बाद आपका फंड किस कैटेगरी में है यहाँ पे आप इसमें चेक कर सकते हैं। अगर फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है तो 4 कैटेगरी जो मैं बताया, और आपके पास टाइम है 10 साल, 12 साल, 15 साल टाइम है, तो ज़रूर उसको आप चेंज कर सकते हैं। अब एक दूसरा क्वेश्चन होता है कि मेरे पास 1-2 साल टाइम है, बस 10-12 साल, 15 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पैसा ठीक ठाक हो गया है, 1-2 साल टाइम है, तो कहाँ पे म्यूचुअल फंड में स्विच कर दूँ? कोई जगह नहीं है म्यूचुअल फंड में। लोग बोलेंगे टीवी पे, टाई कोट लगा के आएंगे, डेट फंड ले लो, लिक्विड फंड ले लो, पर इस भूतकाल में सबका परफॉर्मेंस देख लिया, सब निगेटिव हुआ है। तो बेहतर ऑप्शन मुझे जो समझ में आता है, बैंक एफडी, एकदम नज़र के सामने, जिगर के पास एफडी कीजिए। 50 लाख, 1 करोड़ हो गया, कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, घर बनाने जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ने भेज रहे हैं, शादी करना है, 1 साल 6 महीने के अंदर काम है, तो बैंक एफडी में पैसा करके रखिए और जब जरूरत हो उसको निकाल के खर्च कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि परफॉर्म ना करे तो क्या करें? तो यहाँ पे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड लिया है मिड कैप कैटेगरी में। 2013 में ये परफॉर्म नहीं किया, मतलब दूसरे म्यूचुअल फंड की तुलना में 10-12%, 15% तक कम रिटर्न दिया, तो परफॉर्म नहीं किया। फिर उसके अगले साल के बाद देखा, एचडीएफसी का फंड भी हमारे पास है, तो उस समय परफॉर्म 2014 में नहीं किया। फिर 1 साल के बाद देखें तो आईसीआईसी का फंड परफॉर्म नहीं किया। फिर उसके 2016 में देखते हैं, एक्सिस का फंड परफॉर्म नहीं किया, और सुंदरम का 2018 में परफॉर्म नहीं किया। अगर तो मैं इस फंड को परफॉर्म नहीं किया 2013 में, यहाँ से स्विच करके यहाँ चला आता और उसके बाद ये परफॉर्म नहीं किया, फिर यहाँ होके यहाँ आ जाता और ऐसे चलता रहता, तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता। लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया, क्यों? क्योंकि हमारे पास एयूएम 5000 करोड़ से ऊपर का हमने पहले से सेलेक्ट करके रखा था। एयूएम कम है तो आपको स्विच करना है, एयूएम अगर ज्यादा है तो घबराना नहीं है। मैं आपको लाइव परफॉर्मेंस दिखा रहा हूं मेरे फंड का। ये मैंने पहले तो नाम इसका रिलायंस ग्रोथ फंड हुआ करता था, अभी इसका नाम निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड है, नाम चेंज हो गया है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। 2010 से शुरू किया था हमने, 444 रुपए के एनएवी से परचेज करना शुरू किया। 40 महीने के बाद, भारतीय 36/440, 3.5 साल के बाद यहां देखते हैं 444 से खरीदना शुरू किया था, और 40 महीने के बाद यहां पे देखते हैं ये 40 महीने आ गया और यहां पे 3000 रुपया डाला, 395 रुपया आ गया। और टोटल मैंने एसआईपी के थ्रू 1,20,000 डाला था और लगभग मेरा अमाउंट 90-95 दिखा रहा था। ऐसे स्थिति में आप जितने भी दर्शक है देख रहे हैं, तो दूसरे फंड में स्विच कर जाएंगे, पर हमने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये पीछे रिकॉर्ड देखा। पीछे क्या रिकॉर्ड देखा हमने कि आज 395 रुपया चल रहा है, पर पीछे कभी 10 रुपये से शुरू हुआ था। 10 रुपया का चीज 395 रुपया आया, तो भी 39 गुना बढ़ा है। 1995 से ये फंड शुरू हुआ था, 10 रुपया से बढ़ करके 2000 कब तक, 1995 से लेके यहाँ साल है 2013 तक। 2013 तक आते आते 395 रुपया आया, तो भी जिसने शुरू से जमा किया होगा तो 39 गुना पैसा हुआ है। मेरे समय में मेरा पैसा 20-25 हज़ार पोर्टफोलियो पे कम दिख रहा है, पर मैं और कंटिन्यू करूंगा तो पैसा बढ़ सकता है। यहाँ पे देखते हैं
हम इसी तरह से कंटिन्यू करते चले गए तो आज का जो पैसा यहाँ पे दिख रहा है मुझे, ये पैसा अगर मैं स्विच करता तो इतना पैसा शायद नहीं दिखता। यहाँ पे टोटल मैंने 8,29,000 जमा किया है और पैसा यहाँ पे 32,67,000 दिख रहा है। कितने परसेंट का ब्याज दिखा रहा है यहाँ पे? टोटल 19.23% का रिटर्न यहाँ पे हमें दिख रहा है। अगर कोई न्यू इन्वेस्टर है, मैं देखता हूँ पोर्टफोलियो है उनके पास, तो सारे पोर्टफोलियो में अगर 5-6 फंड हैं तो देखता हूँ कि कम एयूएम वाला पहला फंड भी है, दूसरा फंड भी कम एयूएम, तीसरा फंड भी कम एयूएम, सारे फंड कम एयूएम वाले हैं जिसमें एक्सपेंस ज़्यादा होता है। और दलील देते हैं लोग कम एयूएम है तो फंड मैनेजर को मैनेज करना आसान होता है और ज़्यादा एयूएम है तो मैनेज करना आसान नहीं होता है। एक बात बताइए, 1,000 करोड़ यहाँ है, 10,000 करोड़ यहाँ पे है, यहाँ पे भी फंड मैनेजर है, यहाँ पे भी फंड मैनेजर है, यहाँ पे भी हर महीने एसआईपी के थ्रू पैसा आ रहा है, यहाँ पे भी हर महीने एसआईपी के थ्रू पैसा आ रहा है। पैसा तो दोनों ही फंड मैनेजर आज जो कंपनी लिस्टेड है 5200 उसी में लगाएंगे और वो कंपनी का शेयर तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, जो भी बोल लें, बढ़ा हुआ है घटा हुआ है जो भी है, दोनों को पैसा मार्केट में ही लगाना है। तो एक ही डेट में आज दोनों के पास पैसा आया तो आज ही लगाना है। तो वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से कौन सस्ता हो गया, कौन अच्छा हो गया। एक दूसरा फैक्टर मुझे जो समझ में आता है, 2 फंड मैनेजर है, एक फंड मैनेजर यहाँ है, एक फंड मैनेजर यहाँ है, कौन सा ज़्यादा खोपड़ी वाला होगा? किस व्यक्ति को 1,000 करोड़ मैनेज करने दिया जाएगा और किस व्यक्ति को 10,000, 20,000, 30,000 करोड़ मैनेज करने दिया जाएगा? आप जाहिर सब बोलेंगे कि जो ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा अनुभवी है, उनको ज़्यादा मैनेज करने दिया जाएगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, मेरा जो फंड था उस समय भी 2-3 हज़ार करोड़ से ऊपर था, आज से 10, 12, 13 साल पहले। तो मैंने उस समय मेरा फंड एयूएम के दृष्टिकोण में सबसे ज़्यादा अच्छा था। तो आज भी मैं बोलता हूँ एयूएम जिसके पास ज़्यादा है उसमें आप रिमेन इन्वेस्टेड रहिए। यहाँ 2010 में मैंने 3,000 का एसआईपी चलाया था, 2023 में 32,67,000 दिख रहा है। अब ये 32,67,000, एक क्वेश्चन होता है, बीच बीच में मैंने टॉपअप भी किया था। एक क्वेश्चन आता है कि ये गिर गया तो, भाग गया तो, डूब गया तो, ऐसा वाला क्वेश्चन होता है ना, तो फिर क्या होगा? यहाँ पे हमने अगर देखा जाए 13 साल बीत गया और 19% का पोर्टफोलियो पे मेरा रिटर्न दे रहा है, तो एवरेज मैंने समझो 4,800 रुपया पर मंथ किया। 3-3 हज़ार तो एसआईपी कंटिन्यू है, बीच बीच में टॉपअप करता रहा, तो कैसे लेखा जोखा करेंगे? समझाने के दृष्टिकोण से यहाँ पे आ गया 4,800 रुपया पर मंथ 13 साल तक 19% के रेट से 7 लाख, 7.5 लाख जमा हुआ, 32,63,000 जो अभी वैल्यू है दिख रहा है। लेकिन आपका कहना है कि भाग गया तो, डूब गया तो, हेरा गया तो, ना हेराता है ना भागता है, हाँ डूबता जरूर है, मतलब वैल्यूएशन कम हो सकता है। तो इसको कम वाला को देखते हैं। अभी तक आपको कितना दिख रहा है यहाँ पे? 19% के रेट से 32,63,000 जो मेरा पैसा है दिख रहा है। लेकिन 32 लाख से ये 16 लाख हो जाए तो कितना रिटर्न देगा कि 16-18 लाख रुपया हो गया। यदि 12% भी अगर गिरे, मेरा पोर्टफोलियो 32 लाख से गिर के 18 लाख पे बच जाए तो क्या मैं दिवालिया हो जाऊंगा, डूब जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा? तो भी मुझे 12% का रिटर्न मिलेगा। यदि मुझे कितना पैसा मिले, 15,38,000 रुपया दिखे मेरे पोर्टफोलियो पे गिर के, तो भी मुझे 10% का रिटर्न है। और वो बैंक, पोस्ट ऑफिस, सेफर, सेफेस्ट वाला स्टैंप मार के जो मिलेगा तो 12,23,000 मिलेगा, इतने पैसे का। लेकिन उस समय अगर जो ऐसा भूचाल आएगा तो 7% का रिटर्न होगा। तब उस समय हम सब लोग घर के अंदर कैद होंगे, मोबाइल, मीडिया, रिंगटोन से डरते होंगे और 7% का रिटर्न तब होगा। पूरा मार्केट में हाहाकार होगा, सब लोग अंदर होंगे 6-7 महीने के लिए, तब 7% का रिटर्न दिखेगा। अभी मुझे ये 19% का रिटर्न दिख रहा है। मैं ये कैलकुलेशन इसलिए कर रहा हूँ कि आप आश्वस्त हो जाए अपने मन में कि गिरते गिरते भी, भोले भटके भी, वो सेफर सेफेट से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे मैं उदाहरण लेता हूँ SBI स्मॉल कैप का। 10 लाख रुपया वन टाइम 2013 में लगाया, जिसने भी लगाया उनका पैसा 1,07,00,000 बना है, 26.83% का रिटर्न दिया है अभी तक। लेकिन ये पैसा गिरता हुआ नजर आए अब तब 10 लाख लगाया था, 10 साल बीत गया, 26% के रेट से वो 1 करोड़ रुपया बन गया। लेकिन अब हाहाकार हो जाए मार्केट में, 10-20 परमाणु बम गिरने लगे और ये पैसा 1 करोड़ से गिर के 50 लाख आने के लिए क्या होगा? अगर तो 40 लाख भी होगा तो 15% का रिटर्न मिलेगा, शायद 18% का रिटर्न पे जाएगा, 26 से 18 होगा
तो 52 लाख मिलेगा। मतलब वो 1 करोड़ रुपया गिर के आज 52 लाख हो जाए 8-10 दिन में, तो 18% का रिटर्न दिखेगा। पर यदि 10% का रिटर्न दिखे तो भी वो 10 लाख रुपया आपका वन टाइम है, 25,93,000 बनता है, 25-26 लाख रुपया होता है 10% के रेट से। वो बैंक, पोस्ट ऑफिस से, सेफर से कहीं ज़्यादा है। पर यदि वही स्टैंप लगा के मिलता तो 7% का रेट से। लोग बोलते हैं ना, मैं मार्केट में नहीं लगाना है, म्यूचुअल फंड तो बहुत भागने वाला, डूबने वाला चीज़ है। तो आपने 10 लाख लगाया 10 साल के लिए, 7% के रेट से 19,67,000, लगभग 20 लाख बन जाता है। लेकिन एक्चुअल में एसबीआई स्मॉल कैप ने 1 करोड़ रुपया बनाया है, 5 गुना ज़्यादा रिटर्न दिया है। इतना रिटर्न आप एक्सपेक्ट मत कीजिए, लेकिन मैं कहता हूं कि 15% तो जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्मॉल कैप में, और वो भी डाइवर्सिफाइड करके लगा दीजिए। बैंक वाला स्मॉल कैप, एसबीआई, आईसीसी, एचडीएफसी, एक निपॉन भी ले सकते हैं, एक डीएसपी भी ले सकते हैं, कोटक भी ले सकते हैं। सबका स्मॉल कैप में बराबर बराबर करके लगा दीजिए लंबे समय के लिए। तो इस तरह से करके आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका नॉर्मल कैटेगरी में पैसा है कि नहीं, और एईएम ज़्यादा है कि नहीं। अगर 5,000 करोड़ से एईएम ज़्यादा है और आपका फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है तो चिंता नहीं करना है, और भी गिरावट में थोड़ा थोड़ा टॉपअप करते रहना है। जिस तरह से मेरा नैया पार लगा, अगर फंड मैनेजर अच्छा है, एईएम ज़्यादा है, एईएम ज़्यादा का मतलब ही है कि फंड मैनेजर अच्छा होगा। किसी चुन्नू मुन्नू को 100-200 करोड़ दे सकते हैं, पर 10,000-20,000 करोड़ अगर है किसी के पास, तो किसी भी चुन्नू मुन्नू को नहीं दिया जा सकता है।